एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जैसे कि अगर हम कभी बॉल को पुश करें तो बॉल जो है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कभी किसी सरफेस पे, जमीन पे अगर पानी पड़ा हो तो हम फिसल जाते हैं, जबकि अगर पानी ना हो तो हम इजिली चल जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई, या हम जो है अगर पानी या ऑयल पड़ा हो तो हम फिसल जाते हैं। तो उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स है फ्रिक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इससे पहले अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन कब एक्ट में आती है, फ्रिक्शन के वेरियस टाइप्स क्या हैं, यह फ्रिक्शन क्या हमारे लिए एडवांटेजेस है या फ्रिक्शन की हमारे जीवन में सिर्फ डिसएडवांटेज ही हैं। तो इस चैप्टर में आज हम ये पूरी वीडियो में, ये एंड तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरी वीडियो में ये समझ जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो दो बॉडीज जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बॉल का एग्जांपल लिया, तो बॉल जब मोशन में आगे जा रही थी क्योंकि आपने उसको पुश किया, जब वो बॉल धीरे धीरे रुक गई क्योंकि क्या हुआ, जो फोर्स थी, जो आपने जो उस पे पुश की जो फोर्स लगाई थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑपोजिंग फोर्स है, यानी कि ये वो फोर्स है जो मोशन को रोकेगी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है दैट ऑपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम कर रही है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्ट में कब आएगी, ये तभी आएगी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाएगी। यानी कि अगर मैं बॉल का एग्जांपल लूं तो बॉल जब सरफेस के साथ, बॉल जब नीचे जो फर्श है उसके साथ जब वो कांटेक्ट बना रहा है उसके बाद वो फोर्स एक्ट में आई, तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। अब होता क्या है जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक स्मूथ सरफेस पे रखा, तो स्मूथ सरफेस पे रखने से क्या होगा, वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। बट अगर आपने उसको किसी अंडुलेटिंग सरफेस पे रखा, मान लो आपने उसी बॉल को रखा अपने सैंड पे और उसी बॉल को एक बार आप रख रहे हैं अपने घर के इंडोर जो हमारे फर्श है उसके ऊपर रख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, जो आपने सॉइल पे रखी, सॉइल पे अगर आप उसको पुश कर रहे हैं तो वो मूव ज्यादा नहीं करेगी, बट अगर आपने उसको किसी स्मूथ सरफेस पे रखा तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसका रीजन क्या है, जब आपने उसको रफ सरफेस पे रखा तो रफ सरफेस यानी कि सपोज ये सॉइल है और ये आपके बॉल का सरफेस है, तो बॉल के सरफेस और जो सॉइल है उसके सरफेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग हो गई और उस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हुआ कि जो मोशन है वो रुक जाएगा। वो इंटरलॉकिंग क्या है, वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हर चीज अपनी जगह पे रहेगी जब तक कि आप उसको मोशन में ना लाएं। फ्रिक्शन की वजह से ही ये जो बोर्ड है ये यहाँ दीवार पे टंगा हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से ही मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, फ्रिक्शन की वजह से ही रूम में टेबल चेयर सब अपनी अपनी पोजीशन पे है। क्यों, क्योंकि सरफेस और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो गई और उस इंटरलॉकिंग की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं आ पा रहा। अब होगा क्या, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की, आपने एक टेबल को मूव करवाना चाहा तो आपने वो फोर्स लगाई, अगर आपकी फोर्स उस इंटरलॉकिंग की फोर्स से ज्यादा होगी तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर इंटरलॉकिंग से आपकी फोर्स कम हुई यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से आपकी फोर्स कम हुई तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। जैसे कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर एक टेबल ही मैं एग्जांपल में लूं, एक टेबल को अगर एक आप मूव करवाना चाहें तो आप उसको मूव करवा सकते हैं, अगर एक छोटा बच्चा उसको मूव करवाना चाहे तो वो छोटा बच्चा उसको मूव नहीं करवा सकता। रीजन, उसकी जो फोर्स है, जो उस छोटे बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई की, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या थी, जो इंटरलॉकिंग हो रखी है उस टेबल की उस सरफेस के साथ, तो वो इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही
जो आपको फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उसी एग्जांपल पे वापस आऊं, जहां पे आपने एक बॉल को मिट्टी में रखा हुआ था, बॉल को सॉइल में रखा हुआ था, एक तरफ बॉल को आपने किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो जहां पे आपने बॉल को एक सॉइल के अंदर रखा हुआ है, वो सॉइल के अंदर जो बॉल रखी हुई है उसमें आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा है, यानी कि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे एक सरफेस कितना भी पॉलिश्ड क्यों ना हो, कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स होगी। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा प्रेजेंट है, बट इसका जो अमाउंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगर आप ये कहें कि ये इतना पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ी इजिली मूव कर रहा है, बट स्टिल वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है, बट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन में सबसे पहला है नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अगर आपने सॉइल में रखा है और एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट है, सॉइल जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है एज कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस। आप अगर देखते हैं साइकिल जब हम चला रहे होते हैं, अगर साइकिल को किसी रफ सरफेस से हम लेके जा रहे हैं और एक स्मूथ रोड से लेके जा रहे हैं, तो जो रफ रोड होगी वो ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा मोशन है वो स्लो हो जाएगा, और जो स्मूथ जो सरफेस था वहां पे आपको साइकिल चलाना ज्यादा इजी है। रीजन, जो हमारे जो सरफेस है इन कांटेक्ट में, उसकी फ्रिक्शन कितनी है वो उस पर वैल्यू डिपेंड करेगी। सेकेंड है फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। यानी कि सपोज अगर मैं कहूं स्मूथ सरफेस ही है, स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया जिसके था वेट 10 न्यूटन, यहाँ पे सरफेस है उसका एक का वेट है 10 न्यूटन, और दूसरा मैंने लिया जिसका वेट है 20 न्यूटन। तो स्मूथ सरफेस ही है, दोनों को आपको मूव करवाना है, तो किसमें आपको फोर्स ज्यादा लगेगी? आपको फोर्स लगेगी जिसका जो वेट है वो ज्यादा। वेट क्या होता है? फोर्स। जिसका फोर्स ज्यादा, यानी कि जो जितना ज्यादा फोर्स अर्थ पे लगा रहा है उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने में। तो 20 न्यूटन के जो हैवी मास है, हैवी वेट है, उसको मूव करवाने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगी एज कंपेयर टू द 10 न्यूटन। इसको दूसरे तरीके से समझे, अगर एक हमारा कोई बॉक्स है, बॉक्स जो कि एम्प्टी है, और दूसरी तरफ उसी बॉक्स को मैं बुक से भर दूं, तो वो जो बुक से भरा हुआ बॉक्स होगा उसको मूव अगर आप करवाना चाहें तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा आ गई है, क्योंकि इसके वेट की वजह से जो दो इंटरलॉकिंग है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर पहले इंटरलॉकिंग सिर्फ इतनी सी है, तो जैसे ही उसका वेट बढ़ा तो इंटरलॉकिंग अगर इतनी ज्यादा हो गई, तो उन इंटरलॉकिंग को आपको रिमूव करवाने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगी। इट मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन इज मोर व्हेन द फोर्स of the pressing the two surfaces more। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, आई होप आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे क्या कि 3 टाइप्स की फ्रिक्शन है, एक है स्टैटिक, दूसरी है स्लाइडिंग और तीसरी है रोलिंग। पहले हम सबको वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक कार है, कार को आपको धक्का लगाने के लिए किसी ने कहा, कार अभी रेस्ट पे थी, आपको अगर कार को धक्का लगाने के लिए कोई कहे कि वो कार भाई स्टार्ट नहीं हो रही, चलो आके इसको धक्का लगाओ, तो आप क्या देखेंगे? आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? वो फोर्स आपको ज्यादा क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और वो स्ट्रांग इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने में, उस स्ट्रांग इंटरलॉकिंग को हटाने में हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें जो मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी वो ज्यादा होगी। अब अगर वो सपोज ऑलरेडी वो मोशन में थी कार, मतलब वो जो कार थी अब 3-4 लोग मिलके उसको धक्का लगा रहे हैं और वो ऑलरेडी मोशन में थी, अब आप जाके अगर कहो कि चलो मैं भी इसको मोशन में लाने की हेल्प करता हूँ या मैं भी कार को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता हूँ, आप क्या देखोगे? अब आपको जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो कम लगानी पड़ रही है। उसका रीजन, क्योंकि अब जो इंटरलॉकिंग हो रही है वो सुपरफिशियल है, यानी कि इंटरलॉकिंग हो तो रही है बट अब ऊपर ऊपर से हो रही है, ऊपर से हुई, अभी वो स्ट्रांग होने वाली थी, इससे पहले ही जो व्हील था वो मूव कर गया। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन
कम होगी। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है वो जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे है उस पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ चुका है, मोशन में आ चुका है, बट उसको भी मोशन में रखने के लिए आपको कोई वैल्यू तो फोर्स की लगानी पड़ेगी। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को जब हम पेडलिंग मारनी स्टार्ट ही करते हैं, यानी कि जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो हमारी थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगती है। फिर उसके बाद जब आप थोड़े से पेडल मार लेते हो उसके बाद क्या होता है कि साइकिल को मोशन में रखना होता है, और मोशन में रखने के लिए जो फोर्स लग रही है वो कंपैरेटिवली कम होगी। अब इसी साइकिल वाले एग्जाम्पल के साथ ही अगर मैं आऊं कि अगर एक स्लोपिंग रोड आ गई, स्लोपिंग रोड आ गई, वहां पे क्या होगी कि जो साइकिल है वो स्लाइड करेगी, तो वहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो और भी कम। यानी कि जब आप स्लाइडिंग कर रहे हैं, जब आप स्लाइड करवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, जो आपका फोर्स होगी वो कंपैरेटिवली कम लगेगी। तो इट मींस जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्लाइडिंग से भी कम है। रोलिंग फ्रिक्शन को अगर मैं कहूं, एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स को पहले रेस्ट पे था, आप धक्का मारे नहीं हो रहा मूव, तो वो कौन सा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने उसको थोड़ा सा धक्का मारा वो चलने लगा, आपने क्योंकि और ज्यादा फोर्स अप्लाई की वो चलने लगा, तो वहां पे वो आपका क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मान लीजिए उसी बॉक्स के नीचे मैं व्हील्स लगा लूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो मैंने उसके नीचे लगा दिया, तो व्हील्स की वजह से आप देखेंगे मोशन करवाना जो एक ऑब्जेक्ट का इजी हो जाता है। अगर आप देखें कई बार हम जब टूर पे जाते हैं, हमारे पास अगर व्हील वाली ट्रॉली हो, तो व्हील्स वाली जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उनको हमें मूव करवाना इजी है एज कंपेयर टू अगर वही हैवी बैग को आपको अपने साथ, आपको अपने कंधों पे लाद के चलना पड़े। तो उससे क्या पता चलता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली किसका, या तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो या कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, तो जो आपका सिलेंड्रिकल और जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसकी जो फ्रिक्शन होगी वो लेस होगी। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किस पे था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे से मोशन में लाने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज मैक्सिमम, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा है। फ्रिक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तब भी उसमें फ्रिक्शन लग रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब फ्रिक्शन सिर्फ तभी लगेगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फ्रिक्शन हमेशा एक्ट कर रही है, बट अगर आपकी वैल्यू उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई, आपने जो फोर्स लगाई अगर उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। उसकी जो वैल्यू होगी इट इज लेस देन static friction and it is the friction of a moving object. Rolling friction, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, when one object is rolling over other object or surface, it is least, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। एंड फ्रिक्शन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, व्हील्स हो गए, है ना, आपका कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखें जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर को जो भैया देने आते हैं, जब डिलीवरी उसकी देने आते हैं, वो उसको रोल करवा के लेके आते हैं, क्योंकि रोल करवाने में फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगी, फोर्स जो है उन्हें कम लगानी पड़ेगी। बट अगर वही उसको अगर उठा के लेके आने की कोशिश करें या उसको ऐसे घुमा घुमा के मोशन में लेके आने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे उन्हें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम है। तो आई होप आपको ये वेरियस जो 3 टाइप्स हैं फ्रिक्शन के ये क्लियर हो गया होगा। अब फ्रिक्शन है नेसेसरी एविल, ऑल्दो मैंने इसके बारे में वीडियो पहले भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर डालूंगी, आप देखिएगा। फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल, मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, फ्रिक्शन जरूरी है बट हमारे लिए अच्छी भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक चीज चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बेटा ये केसेस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कई ऐसी सिचुएशंस है जहां पे हमें फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, बट उसी के साथ साथ कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पे फ्रिक्शन हमारा बहुत लॉस करवा रहे हैं, बहुत नुकसान करवा रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रिक्शन यूजफुल कहाँ पे है,
इट एनेबल अस टू वॉक, फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम इवन कि हम खड़े हो सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से सारे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है। अगर आपने अभी अपने सामने बुक रखी हुई है तो वो बुक भी स्टेबल इसी वजह से है क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो बुक कब की वहां से गिर चुकी होती। फ्रिक्शन की वजह से डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। वो कैसे? जब हम अपने हाथों को ऐसे रब कर रहे हैं उस टाइम पे आप फील करिएगा, ऐसे रब करिए अपने हाथों को और फील करेंगे तो जो आपको हीट फील हो रही है दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन विच इज अकरिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस। जब हम अपने हाथों को रब कर रहे हैं तो दोनों हाथों के बीच की जो अंडुलेशंस हैं वो इंटरलॉकिंग हो रही है जिसकी वजह से एक हीट जनरेट हो रही है जिसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट जनरेट होना। और इसी का ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं मैच बॉक्स पे, मैच स्टिक को जब आप रब करते हो तो वहां पे भी फ्रिक्शन ही है जो काम आ रही है और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो जो हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट वो हमें मैच स्टिक बर्न होती हुई नजर आती है। तो अब हम तीसरा कहें, इट अलाउ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप एज डिजायर्ड। आपको पता है अगर फ्रिक्शन ना होती तो साइकिल का सिर्फ आपको एक पेडल मारना था और आपकी साइकिल चलती ही रहती, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इसका डिसएडवांटेज भी होता है, आप तो कभी रुक ही ना सकते, आपकी तो एक्सीडेंट ही हो जाता। तो नेचर ने हमें ये जो फ्रिक्शनल फोर्स दी इसका फायदा क्या है? जब हम चाहें हम ब्रेक्स अप्लाई करें और जब हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो क्या हुआ? वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट था, वो कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो क्या हो जाएगा? या तो स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपने कितनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया, आपने कितनी ज्यादा जोर से ब्रेक को अप्लाई किया। अब फ्रिक्शन हार्मफुल क्यों है? वॉक करने में तो हेल्प कर रहा है बट वॉक करने के साथ साथ ये हमारे जो शूज हैं, आपने देखा है हमें शूज रिप्लेस करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि जो शूज की सोल है वो घिस जाती है। तो यानी कि ये फ्रिक्शन का क्या हो गया? डिसएडवांटेज। अब फ्रिक्शन हमने कहा हीट प्रोड्यूस कर रही है, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैम ठीक है हीट नहीं होती तो आज हमारे वो जो हम कहें कि स्टोन एज में जो आग का आविष्कार हुआ कि फायर का जो है ना डिस्कवरी हुई वो भी तो फ्रिक्शन की वजह से हुई। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी मशीन को ज्यादा चला लें तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे आग भी लग सकती है, यानी कि इट हीट में समटाइम कॉज डैमेज। डैमेज कैसे? जैसे कई बार आपने देखा है मम्मा अगर ज्यादा मिक्सर ग्राइंडर को ज्यादा चला लें तो वो हीट अप होके खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनल जो उसकी वायरिंग है वो जल गई। और हीट की वजह से कई बार जो हमारे जो टायर्स हैं कार्स के, व्हीकल्स के, अगर आप देखें कई बार क्या होता है कार अगर ज्यादा लंबे टाइम तक चलती रहे तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड उसकी वजह से क्या होगा? इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि जो टायर है वो जलने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। फिर स्लो डाउन द मोशन इवन व्हेन नॉट डिजायर्ड। आप सड़क पे जा रहे थे साइकिल चलाते हुए, अचानक से बीच में मिट्टी आ गई, आपने उसके ऊपर से आप जाने लगे, आपका मोशन एकदम से रुक गया, आपको फिर क्या होता है कई बार हम गिर भी जाते हैं साइकिल से। तो ये हमारे फ्रिक्शन की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि हमें नहीं चाहिए थी, हमें अपने मोशन को स्लो नहीं करना था बट फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो गया तो उसकी वजह से हमें चोट भी लग सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फ्रिक्शन एंड नेसेसरी इविल, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है तो आप इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करिए। फ्रिक्शन इज यूजफुल पहले लिखिए फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, फ्रिक्शन इज हार्मफुल फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर एंड में लिखिए फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। नाउ वी कम टू द मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अभी हमने क्योंकि ये पढ़ा कि फ्रिक्शन हमें चाहिए, तो अगर चाहिए तो फिर तो हम इंक्रीज करें फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करें? तो सबसे बड़ा आपने देखा कि जो हमारे शूज होते हैं, शूज की जो सोल है, सोल पे कुछ पैटर्न्स बने होते हैं। आप अभी अपने शूज या चप्पल जो भी पहने हुए हैं, आप अगर आप उसको उल्टा करके देखेंगे, आप उसके लोअर सरफेस पे क्या देखेंगे? उस पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। वो पैटर्न का मेन एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज उसका ये है कि जितने ज्यादा वो पैटर्न्स होंगे उतनी ज्यादा वो फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे, उतनी ज्यादा वो हमें ग्रिप प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से हम चलते टाइम गिरेंगे नहीं। फ्रिक्शन आप टायर्स में देखिए, टायर्स में एक ट्रेड मार्क्स होते हैं, वो ट्रेड मार्क्स जब नहीं दिखते या दिखने बंद हो जाते हैं तो हमें वो टायर्स या फिर अगर मैं कहूँ हमारे शूज की जो सोल में वो जो पैटर्न्स दिखने बंद हो जाते हैं तो हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि अब वो जो चप्पल या जो हमारा जो स्लीपर है अब वो खत्म हो चुका है, अब उसकी जो सोल है वो घिस चुकी है, यानी कि अब उसमें फ्रिक्शन नहीं रही। तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये
ग्रूव्स को जनरेट करना पड़ता है। अप्लाइंग अ कोर सब्सटेंस ऑन रबिंग सरफेस, जितने भी जिम्नास्टिक प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो जिम्नास्टिक करने जा रहे होते हैं उससे पहले वो अपने हाथों में कुछ कोर्स पाउडर अप्लाई करते हैं। आप ध्यान से देखना, कभी भी कोई मैच वगैरह हो रहा होता है तो वो लोग अपने हाथों में एक पाउडर अप्लाई करते हैं, या आपने वो कुश्ती खेलते टाइम देखा होगा, वो अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं, वो नीचे से मिट्टी उठाते हैं अपनी पूरी बॉडी पे और हाथों पे लगाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं वो, ताकि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो, और फ्रिक्शन जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी अच्छी वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा होल्डिंग बढ़ेगी तो उतना ही वो अच्छे से अपनी गेम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब फ्रिक्शन को हमें डिक्रीज भी करना है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, ग्रीस और पाउडर। पाउडर का सबसे पहले मैं बताऊं, जब भी हम बच्चे जो कैरम बोर्ड खेलते हैं वो क्या करते हैं, कैरम बोर्ड खेलने से पहले थोड़ा सा पाउडर कैरम में स्प्रिंकल करते हैं। उस कैरम को में वो पाउडर स्प्रिंकल करने का मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है फ्रिक्शन को कम करना, क्योंकि आप जब देखते हैं बिना आपने पाउडर स्प्रिंकल किए खेलते हैं तो आपको ज्यादा इंजरी होती है आपके फर्स्ट फिंगर में, है ना, फोर्थ फिंगर में ज्यादा इंजरी हो रही होती है। जब आपने पाउडर स्प्रिंकल कर लिया तो कैरम कॉइन्स और जो स्ट्राइकर है वो बहुत इजीली मूव करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अब क्या होगी है, कम होगी है। इसके अलावा आप साइकिल में देखिए हम ग्रीस देते हैं, हम अपने लॉक्स में हम ऑयल अप्लाई करते हैं। जैसे जब बारिशों का टाइम होता है, हम घरों में जितने भी लॉक्स हैं या मैं कहूँ डोर्स हैं, वहां पे हम थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस अप्लाई करते हैं। उसका रीजन क्या है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, सो दैट की फ्रिक्शन कम हो। कई बार दरवाजों में से आवाज आती है अननेसेसरी, हम दरवाजा खोलें या विंडो खोलें तो हम उसमें हल्का सा ऑयल दे देते हैं, क्योंकि जब हमने ऑयल दे दिया तो मशीन पार्ट्स में जो मूविंग पार्ट्स हैं हम उनकी फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। इसके अलावा बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग के बारे में उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा जो साइकिल्स चलाते हैं। तो साइकिल्स में हमारे बॉल बेयरिंग डले होते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए, जिससे कि जो साइकिल है वो स्मूथली चले। थर्ड मेथड आता है यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट। व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट का मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक ट्रॉली बैग है उसको मूव करवाना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अ बैग विदाउट द व्हील्स। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होने की वजह से अगर हमने किसी भी हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट में भी अगर हम व्हील्स लगा दें तो उसको हमें मूव करवाना बहुत इजी हो जाता है। आज के टाइम में आप देखते हैं कि हमारे जो टीवी ट्रॉलीज हैं, हमारे जो शू रैक है उसमें व्हील्स आने लगे हैं, इवन कि जो फ्रिज के नीचे भी व्हील्स आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं? ताकि हम इजिली उसको मूव करवा सकें। अब हम इजिली मूव करवा सकेंगे तो व्हील्स है, तो व्हील्स क्या कर रहे हैं, वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू सबसे कम है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जो फ्लूइड्स हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि मैम फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड है बेटा लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। यानी कि जो फ्लो कर सके वो क्या है? फ्लूइड्स। लिक्विड फ्लो करते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिराऊं वो थोड़े टाइम में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। गैसेस तो फ्लो कर ही रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंट स्प्रे करूं, थोड़ी देर बाद वो आपको दूर भी आपको स्मेल आएगी। उसका रीजन क्योंकि वो क्या है? गैस, और वो क्या था? लिक्विड। दोनों क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। एंड द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रैग? The drag is the friction provided by the fluid, यानी कि the friction provided by the liquid and gases। यानी कि सिर्फ सॉलिड ही नहीं, अगर कोई दो सॉलिड सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं सिर्फ वही नहीं फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे, जो गैसेस है, जो लिक्विड है वो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनको भी स्विमिंग आती है उन्होंने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम वाटर में जब हम अपने हाथ पैर मार रहे होते हैं तो हम स्विम कर रहे होते हैं, तो वो क्यों हमें इतनी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है? क्योंकि जो वाटर है वो हमें एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ज्यादा एक ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतनी ज्यादा ही उस पर फ्रिक्शन लगेगी। यानी कि अगर आप देखें, आप कभी एक बहुत ज्यादा स्पीड में अगर बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो आपको उतनी ही स्पीड से हवा आपके ऊपर आ रही होती है। उसका रीजन उतनी ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि जो बर्ड्स की शेप है, एरोप्लेन की शेप है, हेलीकॉप्टर की शेप है, इस शेप को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि उस पे जो फ्रिक्शन है वो
कम लगे। तो वो शेप जिसमें फ्रिक्शन कम लगती है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। और जो बॉडी की वो वाली शेप होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज्यादा उस पर फ्रिक्शन लगेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं एक ट्रक और एक आपकी रेसिंग बाइक या रेसिंग कार, तो ट्रक की शेप को अगर आप देखें और रेसिंग कार की आप शेप को देखें, तो रेसिंग कार की शेप इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसको फ्रिक्शन कम लगे, और जब जितना कम फ्रिक्शन लगेगा उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ता जाएगा। देन कम टू द नेचर ऑफ फ्लूइड। नेचर ऑफ फ्लूइड का मतलब है डेंसिटी। अगर आपके पास एक प्लेन वाटर है और दूसरी तरफ ऑयल ले लो या आप हनी ले लें, तो आप क्या देखेंगे, हनी जो है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो फ्लो कम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो वाटर है वो फ्लो ज्यादा कर रहा है, इसी वजह से वो जो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा वो कम अप्लाई करेगा। तो अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और नेक्स्ट आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।